नमस्कार मित्रों। आइए देखते हैं इतिहास का हम लोग पार्ट 3। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इतिहास का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था और यहाँ हम इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन का कह रहा है आपसे। कह रहा है राणा हमीर सिंह कहाँ के शासक थे। तो राणा हमीर सिंह कहाँ के शासक थे आपके, तो ये मेवाड़ के शासक थे। तो राणा हमीर सिंह मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी आपकी। क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा फिर आगे हम देखते हैं इसी में ही, जो हमीर सिंह है इनका समय क्या रहा है मेवाड़ में। तो इनका समय रहा है आपका 1326 से 1364 तक इन्होंने शासन किया था। ये इनके शासन का वर्ष रहा है। लगभग इन्होंने क्या है 38 वर्ष तक मेवाड़ पर शासन किया था। चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ये राणा हमीर सिंह ने जो है चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश की स्थापना की थी। तो राणा हमीर सिंह, और सिसोदिया राजवंश में ही क्या है जो आपके राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, इसी प्रकार से राणा कुंभा, सब इसी वंश में ही पैदा हुए थे, जो कि बहुत महान शासक रहे। फिर देखते हैं हम लोग आगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, विषम घाटी पंचानन अर्थात संकट काल में शेर के समान किस शासक को कहा जाता है। तो कौन है आपके ये हमीर सिंह ही होंगे आपके, यानी जो राणा हमीर सिंह है इन्हें विषम घाटी पंचानन के नाम से पुकारा जाता है। वे राजपूत शासक जो स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे किस वंश से संबंधित थे आपके। तो क्या था आपका ये सिसोदिया वंश से संबंधित थे आपके, जो अपने आप को क्या बोलते थे आपके सिसोदिया वंश, ठीक है, जो अपने आप को बोलते थे सूर्यवंशी। तो सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मेवाड़ की राजधानी क्या थी। तो मेवाड़ की राजधानी आपकी चित्तौड़गढ़ थी। क्या थी आपकी, चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। क्वेश्चन कह रहा है फिर आपसे, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो कौन कराए थे आपके, राणा कुंभा ने जो है चित्तौड़गढ़ में निर्माण कराया था। किसका, कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है खतौली का युद्ध 1518 में कब हुआ था। 1518 में ये युद्ध हुआ था आपका, और किसके मध्य हुआ था। तो ये हुआ था राणा सांगा, यानी कि राणा सांगा जो कि सिसोदिया वंश के थे, और हुआ था आपके इब्राहिम लोदी के मध्य, यानी इब्राहिम लोदी के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था। लोदी वंश का था आपका इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। खतौली का युद्ध किस स्थान पर हुआ और इसके क्या परिणाम हुए। तो देखते हैं हम लोग, जो खतौली का युद्ध था आपका, इसे खतौली भी कहते हैं और इसको हम घाटोली भी कहते हैं, यानी घाटोली का युद्ध भी कहते हैं। खतौली का युद्ध, घाटोली का युद्ध भी कहते हैं। तो ये कहाँ हुआ था आपके, राजस्थान में हुआ था। और राजस्थान में किस स्थान पे हुआ था, तो लाखेरी नाम के स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था आपका, ये कहाँ हुआ था, लाखेरी नामक स्थान पर यह युद्ध हुआ था। तो जो लाखेरी कहाँ पड़ता है आपका, राजस्थान में पड़ता है आपका। और अगर हम बात करें किस जिले में है ये आपका, तो राजस्थान का जो बूंदी जिला है वहीं पर ही स्थित है लाखेरी, बूंदी में। मेवाड़ का भीष्म किसे कहा जाता है। तो जो मेवाड़ का भीष्म है वो जो कहते हैं आपके, वो कहा जाता है राणा चुंडा को, यानी किसको कहते हैं, राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फारूकी वंश की नींव, इस कौन सा वंश है आपका, फारूकी वंश। तो फारूकी वंश की नींव खान देश में किसके द्वारा रखी गई। तो 1388 में रखी गई थी पहली चीज फारूकी वंश की नींव, ठीक है। खान देश में किसके द्वारा रखी गई थी। तो ये थे आपके मलिक अहमद रजा फारूकी। क्या नाम था आपका, मलिक अहमद रजा फारूकी। मलिक अहमद रजा फारूकी के द्वारा
जो है वो फारूकी वंश की नींव रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम लोग आते हैं। कह रहा है मलिक अहमद रजा फारूकी, मलिक अहमद रजा फारूकी किस सुल्तान का निजी सेवक था? तो किसका था आपका? ये था फिरोज शाह तुगलक का, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का क्या था? ये निजी सेवक था। मलिक अहमद रजा फारूकी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का निजी सेवक था। फिर कह रहा है मलिक अहमद रजा फारूकी ने, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कह रहा है मलिक अहमद रजा फारूकी ने कितने वर्षों तक खान देश पर शासन किया? ठीक है, तो लगभग क्या है, इसने 11 वर्षों तक खान देश पर शासन किया था जो है आपका। तो मलिक अहमद रजा फारूकी ने 11 वर्षों तक खान देश पर शासन किया था। फारूकी वंश के अंतिम शासक बहादुर खान ने किस मुगल शासक के आगे आत्मसमर्पण कर दिया? ठीक है, तो कौन था आपका? अकबर था। अकबर के आगे क्या कर दिया था? आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने किया था? आपका फारूकी वंश का अंतिम शासक था आपका बहादुर खान, इसने किया था लगभग 1600 ईस्वी में जो है इसने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपना जो है देश सौंप दिया था अकबर को और अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, खान देश की स्थापना किसने की थी? तो खान देश की स्थापना कौन किया था? यह 1388 में 1388 ईस्वी में कौन किया था आपका? मलिक अहमद रजा फारूकी, यानी कि मलिक अहमद रजा फारूकी जो है इन्होंने खान देश की स्थापना की थी और यही आपके फारूकी वंश की स्थापना की थी। खान देश किन नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र था? तो जो खान देश था वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित क्षेत्र था, यानी नर्मदा और ताप्ती नदियों के जो बीच का क्षेत्र था उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम खान देश कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, खान देश की राजधानी और सैनिक मुख्यालय कहाँ थे? तो खान देश की राजधानी क्या थी आपकी? इसकी राजधानी थी बुरहानपुर। क्या थी? बुरहानपुर। बुरहानपुर राजधानी थी। सैनिक मुख्यालय कहाँ था इसका? तो ये था आपका असीरगढ़ में। कहाँ था आपका? असीरगढ़ में सैनिक मुख्यालय था। खान देश का नाम कैसे पड़ा? यानी खान देश का नाम खान कैसे पड़ा था आपका? तो यहाँ के सभी शासक क्या है, अपने नाम के अंत में खान लगाते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? खान देश पड़ गया। यानी क्या है कि खान देश का नाम खान कैसे पड़ा? यहाँ के सभी सुल्तानों ने खान की उपाधि के साथ शासन किया, इसलिए इसका नाम खान देश पड़ा। जैसे नासिर खान फारूकी, दाऊद खान, बहादुर खान। ठीक है, अभी हम देखे थे ना कि खान जो है फारूकी वंश का अंतिम शासक कौन था? आपका बहादुर खान। तो इस प्रकार से क्या थे, ये सभी अपने नाम के आगे खान लगाते थे, इसलिए इस देश का नाम खान देश पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 18 पे। 18 कह रहा है आपसे, रागमाला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो रागमाला है ये कौन लिखे हैं आपके? ये जो ग्रंथ है आपका ये पुंडरीक विट्ठल लिखे हैं। कौन लिखा है आपका? पुंडरीक विट्ठल। पुंडरीक विट्ठल के द्वारा क्या है, ये रागमाला नामक ग्रंथ की रचना की गई है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, राग विबोध नामक ग्रंथ कौन लिखा है? तो राग विबोध कौन लिखा है आपके? लिखे हैं सोमनाथ। कौन लिखा है आपका? सोमनाथ ने जो है राग विबोध की रचना की है। किस शहर को सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है? तो यह है आपका जौनपुर, यानी कि जौनपुर को सिराज हिंद यानी सिराज कहा जाता है। तो सिराज का मतलब क्या होता है? बहुत ही खूबसूरत शहर था, इसलिए इसको सिराज कहा गया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 पे आते हैं।
कह रहा है जौनपुर की स्थापना 1359 में, जौनपुर की स्थापना 1359 में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो ये जो शासक था कौन था आपका? ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन था आपका? यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है जौनपुर की स्थापना की गई थी। जौनपुर की स्थापना किसकी याद में की गई? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। और जो ये जौना खां है, यही क्या थे? मोहम्मद बिन तुगलक, यानी MBT से बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका यही शासक था आपका, जिसकी याद में इसके भाई फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? जौनपुर की स्थापना की थी। फिर कह रहा है जौनपुर, क्वेश्चन नंबर आपका, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर है आपसे। क्या कह रहा है? जौनपुर कब से कब तक उत्तर भारत में एक स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था? तो जौनपुर जो है वो 1394 से 1394 से 1479 1479 के बीच उत्तर भारत में एक स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। यानी इतने से इतने समय तक क्या है? यहाँ पे जो है मुस्लिमों का शासन रहा है। और मुस्लिम में भी किस वंश का रहा है, हम इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है जौनपुर सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो सरकी वंश का शासन था। किसका था आपका? सरकी वंश का जो है शासन रहा जौनपुर में। सरकी वंश का प्रथम शासक कौन था? ठीक है, तो सरकी वंश का जो प्रथम शासक था कौन था आपका? ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। ठीक है, तो ख्वाजा ए जहां मलिक सरवर। तो यहाँ पे हमको केवल ये याद रखना है कि मलिक सरवर क्या था? ये सरकी वंश का प्रथम शासक था जिसने सरकी वंश की स्थापना की थी। फिर कह रहा है सरकी वंश का सबसे उल्लेखनीय शासक कौन था? 26 क्वेश्चन का कह रहा है सरकी वंश का सबसे उल्लेखनीय शासक कौन था? तो सबसे उल्लेखनीय कौन था आपका? इब्राहिम शाह था। कौन था आपका? इब्राहिम शाह जो था ये सबसे इंपॉर्टेंट उल्लेखनीय शासक रहा इब्राहिम शाह। फिर देखते हैं जौनपुर किस नदी के तट पर बसा है? तो यहाँ पे आपकी गोमती नदी बहती है। कौन सी नदी है आपकी? गोमती नदी के तट पर बसा हुआ। फिर कह रहा है रसकौंदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जो रसकौंदी है वो लिखे हैं श्रीकंठ, यानी कि श्रीकंठ के द्वारा रसकौंदी नामक ग्रंथ लिखा गया। चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये कौन है आपके? ये है वेंकट रमन। कौन है आपके? वेंकट रमन। तो चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है आपके? वेंकट रमन है। नेक्स्ट चलते हैं मनसबदारी व्यवस्था को किसने और कब आरंभ किया? ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था को 1575 में सबसे पहले अकबर के द्वारा लागू किया गया था। तो किसने कौन लागू किया था आपका? अकबर लागू किया। कब किया? 1575 में किया था। वह व्यवस्था कौन सी है जिसके माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। तो इसका आंसर होगा मनसबदारी व्यवस्था। यानी जो मनसबदारी व्यवस्था है, मनसबदारी व्यवस्था था, इसी व्यवस्था के माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण करने का कार्य किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है मुगल साम्राज्य का मूल स्वरूप क्या था? यानी वास्तव में ये क्या था? तो मनसबदारी व्यवस्था से सब प्रतीत होता है
कि मूल रूप से जो ये था आपका मुगल साम्राज्य, वह एक सैनिक राज्य था। यानी क्या था? सैनिक राज्य था। यानी मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मनसब किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है? जो मनसब है आपका, यह अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है आपका? अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पद। क्या होता है इसका अर्थ? पद या रैंक। यानी कि आपकी पदवी क्या है या आपका रैंक क्या है, ये चलता है मालूम। फिर कह रहा है मनसबदारों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? की जाती थी, ये यहां से होगा आपका, की जाती थी बात है आपका, इसके द्वारा की जाती थी। तो ये जो है आपका, जो मुगल बादशाह होते थे, जो मुगल शासक होते थे, वही मनसबदारों की नियुक्ति करते थे। मुगलों की सैनिक भर्ती का आधार क्या था? तो मुगलों की सैनिक भर्ती का जो आधार था वो जाति अथवा वंश के आधार पर करते थे। यानी क्या है? जाति अथवा वंश के आधार पर मुगल सैनिकों की भर्ती की जाती थी और योग्यता के लिए कोई विशेष स्थान नहीं था। यानी कि जाति और वंश के आधार पर मुगल सैनिकों की भर्ती की जाती थी। फिर कह रहा है 36 नंबर, मनसब कितने प्रकार के होते थे? तो मनसब जो है आपके दो प्रकार के होते थे। एक था आपका जात और एक था आपका सवार। यानी कि दो प्रकार के मनसब होते थे, एक का नाम जात था, दूसरे का नाम सवार था। जात जो था प्रशासनिक स्थिति का द्योतक था, यानी प्रशासनिक स्थिति को दिखाता था, जबकि सैनिक संख्या को सवार के माध्यम से दिखाया जाता था। मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो मुगल काल में सैन्य प्रशासन का जो प्रमुख अधिकारी था उसको बोलते थे मीर बख्शी। क्या नाम था उसका? मीर बख्शी। बख्शी, ठीक है। तो मीर बख्शी क्या होता था आपका? सैन्य प्रशासन का प्रमुख होता था आपका मुगल काल में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जन्म जो हुआ था वह 1238 में हुआ था। और कहाँ हुआ था आपका? उत्तर प्रदेश के, यानी यूपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? ये उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए थे। आपके बहुत बड़े सूफी संत थे। इन्होंने, इनका कथन था कि हुनूर दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस संप्रदाय से था? तो ये आपके किस संप्रदाय से थे? आपके चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। यानी कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे आपके निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? ठीक है, तो जो निजामुद्दीन औलिया हैं, यह जो है बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके थे आपके? बाबा फरीद। बाबा फरीद के शिष्य थे कौन? आपके निजामुद्दीन औलिया। तो इनको हम क्या बोलते हैं? बाबा फरीद को फरीउद्दीन गज ई शक्कर इनको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे वो औलिया के शिष्य थे, यानी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। फिर कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है निजामुद्दीन औलिया का वह शिष्य जो उनका उत्तराधिकारी बना, ठीक है, तो कौन थे आपके? ये थे शेख नासिरुद्दीन। इनका नाम था आपका शेख नासिर उद्दीन मोहम्मद चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली क्या है इनकी उपाधि थी। नाम क्या था? शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद। तो शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद जो थे ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इसके बाद जो है ये उत्तराधिकारी बने थे, यानी औलिया के बाद ये उत्तराधिकारी बने थे।
फिर कह रहा है निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल 1325 को हुई थी। कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी, और दिल्ली में क्या है, इनका मकबरा स्थित है। तो निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब हुई, 1325 में हुई। कहाँ हुई, दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है, तो इनका मकबरा कहाँ है, इनका मकबरा दक्षिणी दिल्ली में है। कहाँ पे है, दक्षिणी दिल्ली में है निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे की क्या निर्माण किस शासक ने कराया था, तो ये कराया था आपका MBT यानी कि MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था इनके मकबरे का निर्माण। महबूब इलाही किसे कहा जाता है, तो जो निजामुद्दीन औलिया हैं इन्हीं को महबूब इलाही की उपाधि दी गई थी। निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही के नाम से भी पुकारा गया। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों का शासन देखा, तो 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा था। फिर कह रहा है 48 नंबर है आपका, गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, तो ये थे आपके निजामुद्दीन जो औलिया थे, ये गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे, और औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक के संबंध में कहा था हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पे। फवायद उल फवाद नामक पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये क्या है आपका, इसका संबंध जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया से है। यानी किससे है, शेख निजामुद्दीन औलिया यानी औलिया जी से है। निजामुद्दीन औलिया, इनसे संबंध किसका है, इस पुस्तक का है। तो फवायदुल फवाद नामक पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। फिर कह रहा है फवायदुल फवाद पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया था, तो इसका संकलन किए थे कौन, इसके संकलन किए थे आपके अमीर हसन सिजजी जी। तो अमीर हसन सिजजी जो थे, इन्होंने फवायदुल फवाद नामक पुस्तक का संकलन किया था। आइए एक बार हम लोग पूरा एक बार रिपीट कर डालते हैं कि हमने क्या पढ़ा अभी तक, एक बार देख डालते हैं इसको फास्ट शुरू से। जैसे क्वेश्चन पहला है आपका, राणा हमीर सिंह कहाँ के शासक थे आपके, तो ये मेवाड़ के शासक थे आपका। इनका समय 1326 से 1364 तक रहा, 38 वर्षों तक शासन किए। चित्तौड़गढ़ में सिसोदिया राजवंश की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, राणा हमीर सिंह के द्वारा की गई थी। विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं, हमीर सिंह को बोलते हैं। वे राजपूत शासक जो स्वयं को सूर्यवंशी कहते थे, किस वंश से संबंधित थे आपके, सिसोदिया वंश से संबंधित थे। मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। खतौली का युद्ध 1518 में किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खतौली का युद्ध किस स्थान पर हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, तो खतौली का युद्ध जो हुआ था आपका वो लाखेरी यानी बूंदी डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के यहाँ पे हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ था कि इसमें राणा सांगा विजयी हुए थे। मेवाड़ का भीष्म किसे कहते हैं, तो राणा चुंडा को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। 1388 में फारूकी वंश की नींव खानदेश पर किसके द्वारा डाली गई थी, तो मलिक अहमद रजा फारूकी ने जो है खानदेश की नींव डाली थी। मलिक अहमद रजा फारूकी किस सुल्तान का निजी सेवक था, फिरोज शाह तुगलक का निजी सेवक था। मलिक अहमद रजा फारूकी ने कितने वर्षों तक खानदेश पर शासन किया, 11 वर्षों तक शासन किया था। फारूकी वंश के अंतिम शासक बहादुर खान ने किस मुगल शासक के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, अकबर का किया था। खानदेश की स्थापना किसने की थी, 1388 में मलिक अहमद रजा फारूकी ने जो है खानदेश की स्थापना की थी। खानदेश की नदियों के मध्य स्थित है, नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। खानदेश की राजधानी और सैनिक मुख्यालय कहाँ थे, तो खानदेश की राजधानी बुरहानपुर और सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। खानदेश का नाम खान कैसे पड़ा था, क्योंकि यहाँ के सभी शासक अपने नाम के साथ जो है खान जोड़ते थे, इसलिए यहाँ का नाम खानदेश पड़ गया। राग माला नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, तो पुंडरीक विट्ठल है। राग विबोध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, सोमनाथ है। किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है, जौनपुर को जानते हैं। जौनपुर की स्थापना कब हुई थी,
1359 में 1359 में जौनपुर की स्थापना हुई थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में की थी? जौना खां की याद में की थी, जिसे हम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। जौनपुर कब से कब तक उत्तर भारत में एक स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य बना था आपका? 1394 से लेकर 1479 तक, यानी 1479 तक जो है आपका ये आपका एक इस्लामी साम्राज्य के रूप में स्थापित था। जौनपुर सल्तनत पर किस वंश का शासन था? सरकी वंश का शासन था। सरकी वंश का प्रथम शासक कौन था आपका? मलिक सरवर था, जिसे ख्वाजा है जहां मलिक सरवर बोलते हैं। सरकी वंश का सबसे उल्लेखनीय शासक कौन था? इब्राहिम शाह था। जौनपुर किस नदी के तट पर बसा है? गोमती नदी है आपका। रस कौमुदी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्रीकंठ है। चतुर्दंडी प्रकाशिका नामक ग्रंथ वेंकटरमन लिखे हैं। उसके बाद जो है आपका मनसबदारी व्यवस्था को किसने आरंभ किया, कब आरंभ किया? तो अकबर ने आरंभ किया था। कब आरंभ किया था? 1575 1575 में आरंभ किया था। वह व्यवस्था कौन सी जिसके माध्यम से सैन्य अधिकारियों पर नियंत्रण स्थापित करने का किया गया? मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से यह कार्य किया गया था। मुगल साम्राज्य का मूल स्वरूप क्या था? तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मनसब किस भाषा का शब्द है, उसका क्या अर्थ होता है? मनसब अरबी भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है पद या रैंक। मनसबदारों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? बादशाह के द्वारा की जाती थी। मुगलों की सैनिक भर्ती का आधार क्या था? तो मुगलों की सैनिक भर्ती का आधार वंश या जाति था। मनसब कितने प्रकार के होते थे? मनसब 2 प्रकार के थे, जात और सवार। जात जो था प्रशासनिक पद को दिखाता था आपका, और सवार सैनिक क्षमता को दर्शाता था। मुगल काल में सैन्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? मीर बख्शी था। हजरत निजामुद्दीन औलिया का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1238 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। निजामुद्दीन औलिया का संबंध किस संप्रदाय से था? चिश्ती संप्रदाय से था। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया का वह शिष्य जो उनका उत्तराधिकारी बना है आपका, तो शेख नासिरुद्दीन मोहम्मद चिराग ए दिल्ली जो है आपके ये उत्तराधिकारी बने। निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 3 अप्रैल 1325 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ स्थित है आपका? दक्षिण दिल्ली में स्थित है। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का निर्माण किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था आपका। महबूब इलाही किसे कहा जाता है? तो औलिया को ही बोलते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों का शासन देखा? 7। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? औलिया थे। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक का संबंध किससे है? शेख निजामुद्दीन औलिया से है, और इसमें क्या है? इनके संवाद हैं। फवायदुल फवाद पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया था? अमीर हसन सिजजी द्वारा जो है इसका संकलन किया गया था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इतिहास के 50 अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।